Hello everyone, welcome to NCERT धमाका 98 एंड आई एम योगेश अग्रवाल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 101 MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहे तो आपको यकीन दिला सकते हैं, चाहे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके स्कूल के एग्ज़ाम हो या कोई नॉर्मल टेस्ट हो, उनमें इन्हीं MCQ में से आएगा, इस बात की हमारी 100% की गारंटी है। और अगर नहीं आए तो आज से हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 101 MCQ के बारे में। MCQ समझते हुए आप चैप्टर को भी समझ जाओगे, जो कि हम MCQ को पूरी तरह से डिफाइन करते हुए समझाएंगे। तो और साथ में आपको हम बता दें कि हर MCQ के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको उसका करेक्ट आंसर बताना है। अगर गलत होगा तो हम उसका करेक्ट आंसर आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने प्रस्तुत है। इसमें हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्थापन प्रतिक्रिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 15 सेकंड का आपके पास टाइम है। सोचिए और कैसे होगी जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। और अगर आपको ये नहीं पता है कि विस्थापन अभिक्रिया वगैरह क्या होती हैं, तो हमने सेपरेट प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। देखिए केवल 2 सेकंड बचे हुए हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करें। चलिए अब हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता क्या है हमारे यहाँ पर। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट अपनी जगह से शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जरा देखिए ये 2H2O जो है हमारे यहाँ पर कैसे टूटा, O और OH में टूट गया हमारे यहाँ पर ये, ठीक है। H2O किस में टूटा, O और OH में। तो ये OH है ना, वो किधर शिफ्ट हो गया, Na के पास शिफ्ट हो गया। तो क्या बन गया, तो हमारा 2NaOH बन गया। और इसी वजह से क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। जबकि पहले वाले ऑप्शन में कुछ भी विस्थापित नहीं हो रहा है, केवल टूट रहा है। Mg अलग टूट गया, MgO अलग टूट गया और CO2 अलग टूट गया। इसी तरह इस वाली में जोड़ रहे हैं और इस वाली में टूट रहे हैं, लेकिन केवल शिफ्टिंग का काम कहाँ पर हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। और इस वजह से ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम रेवन को जलने से पहले रगड़ा जाता है। जो मैग्नीशियम रेवन होती है ना, उसको जलाने से पहले हम रगड़ते हैं, क्योंकि उस पर लेप होता है, उस पर एक लेप होता है। कौन सा होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से बताने की कोशिश करें। 8 सेकंड बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें सभी। जिसके आंसर सबसे ज्यादा करेक्ट होंगे उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन किया जाएगा, यानी कि उसका नाम बताया जाएगा। तो देखिए दोस्तों टाइम ओवर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि जिस पर रिबन होता है ना, उस पर कौन सी रिबन होती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिबन होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, दी गई प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है। तो ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे हमारे पास, एक रिएक्शन दे रखी है। तो उसमें हमसे बोल रहा है लौह धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस पूरी इक्वेशन में क्या लौह धातु यानी कि जो लोहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है क्या। दूसरा ऑप्शन पानी कम हो रहा है क्या। तीसरा ऑप्शन पानी कम करने वाले एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। और चौथा ऑप्शन पानी ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इनमें से एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ये क्या है, हमारा दूसरा है, गलती से ऐसा बन गया है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है, या फिर हमारे यहाँ पे दूसरा और चौथा सही है। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट। दोस्तों टाइमर ओवर होने वाला है। वैसे हम जल्द समझा रहे होते हैं, जब भी आप आंसर कर सकते हैं। नीचे कमेंट में आप सभी के आंसर्स हम एक बार देखेंगे। तो दोस्तों टाइमर हमारे यहाँ पर ओवर हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है हम देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। यानी कि इस इक्वेशन में लौह धातु का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, पानी कम भी हो रहा है और पानी ऑक्सीकरण एजेंट की रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। क्लियर है आपको। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जैसा पिछला क्वेश्चन था ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक से ज्यादा सही हो सकते हैं और आपको आंसर किस फॉर्म में देना है, ABCD के फॉर्म में देना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। पहला, तरल चूने के साथ जल की अभिक्रिया। दूसरा, अम्ल का तनुकरण। तीसरा, पानी का वाष्पीकरण। चौथा, कपूर का उच्च बनाने की क्रिया, यानी इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बनाना हम यहाँ पर कहते हैं। तो टाइमर चालू हो गया, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी आंसर दिया करें आप सभी।
सो गाइस हमारा टाइमर ओवर हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग हम देखें तो पहला वाला और दूसरा वाला सही होगा, यानी ये वाला और ये वाला। इसका मतलब क्या है, जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं वो क्या है, त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं होती हैं और अम्ल का तनुकरण भी ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रहा है ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, ऑक्सीजन का योग, दूसरा हाइड्रोजन का योग, तीसरा ऑक्सीजन का निष्कासन, चौथा हाइड्रोजन का निष्कासन। तो छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। और हो सकता है इस क्वेश्चन में बाकी जितने भी सब स्टूडेंट हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। अब क्यों हो जाएंगे वो हम आपको बताएंगे अभी, फिलहाल आप आंसर देने की कोशिश करें। सो गाइस टाइमर हमारे यहाँ पर ओवर हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑक्सीजन का योग। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि जब भी हमने इसको पढ़ा है कि ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें दो बातें लिखी रहती हैं। क्या बातें लिखी रहती हैं, ऑक्सीकरण का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन। तो इस वजह से तो पहला और डी जो है हमारा दोनों सही होने चाहिए। जी दोनों सही हो सकते हैं जब दोनों एक ही साथ दिए गए हों, ठीक है, यानी कि अगर कॉमा लगा के दिया होता तो पूरा ऑप्शन सही होता। लेकिन जब इन दोनों में से चॉइस करने के लिए आ जाए तो हमेशा योग वाले ऑप्शन पर हमें फोकस रखना होता है। और इस केस में हाइड्रोजन के निष्कासन को हम भूल जाते हैं और ऑक्सीजन का योग ही केवल याद रखते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन का योग ना दे रखा हो तब क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोजन का निष्कासन पर आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले क्वेश्चन की तरह ही है हमारे यहाँ पर, कमी की प्रक्रिया शामिल है, किसमें शामिल है, जल्दी से आप आंसर बताएं। जल्दी से बताएं दोस्तों। सो गाइस हमारा टाइमर ओवर हो चुका है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, हाइड्रोजन का योग। और साथ में अगर दोनों एक ऑप्शन में हो तो हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का निष्कासन हमारा हो सकता है। यानी जब हाइड्रोजन का योग ना दे रखा हो तो आप क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन का निष्कासन पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हम सभी के सामने प्रेजेंट है। इसमें हमसे बोल रहा है ए, बी और सी के रूप में लेवल किए गए 3 बीकरों में से प्रत्येक में 25 मिलीलीटर पानी डाला गया था। बीकर ए और बी और सी में क्रमशः NaOH, पहले में NaOH है, जो बीकर बी है उसमें निर्जल CuSO4 है और तीसरा जो बीकर है ना उसमें NaCl की थोड़ी मात्रा डाली गई है। यह देखा गया कि बीकर ए और बी में निहित घोल के तापमान में वृद्धि हुई, यानी जो ए था और बी था उसमें क्या हुआ, तापमान में वृद्धि हो गई, जबकि बीकर सी के मामले में घोल के तापमान में गिरावट आई, यानी वो तापमान कम हो गया। तो ये हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके अकॉर्डिंग सही है। पहला ऑप्शन है बीकर ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रक्रिया हुई, दूसरा है बीकर ए में और बी में एंडोथर्मिक प्रक्रिया हुई, तीसरा बीकर सी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और चौथा है हमारे यहाँ बीकर सी में एंडोथर्मिक प्रक्रिया हुई। इनमें से एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। चलिए 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बताएं। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्या है, पहला और फोर्थ। पहला मतलब है हमारे यहाँ पर बीकर ए और बी में क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रक्रिया हुई, ये करेक्ट होगा। और साथ के साथ हमारा बीकर सी में एंडोथर्मिक प्रक्रिया हुई, इसमें एक्सोथर्मिक है, इसमें एंडोथर्मिक है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे यहाँ पर बोल रहा है पानी में आयतन के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। पानी में आयतन के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। सो गाइस टाइमर हमारे यहाँ पर ओवर हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा 1:2। अब लेकिन बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि हमारा तो H2O होता है, तो इस वजह से 2:1 होना चाहिए। 2:1 जब होगा जब एटम के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला है आयतन यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखेंगे हम यहाँ पर, तो क्या होगा 1:2 होगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट 1:2 को छोड़ के 2:1 को लगाए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में लंबे समय तक सतर्क किसके कारण दूसर खो जाता है। तो ऑप्शन पहला है हमारे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से चांदी का बनना, दूसरा सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन,
तीसरा है सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन, चौथा है सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीकरण। अब इसमें से एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं, तो आपको ABCD के फॉर्मेट में आंसर बताना है। जल्दी जल्दी कोशिश करें सभी जल्दी जल्दी कोशिश करें। तो गाइस हमारा टाइमर ओवर हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ओनली वन, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से चांदी का बनना, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका कलर धूसर हो जाता है। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे यहाँ पे बोल रहा है MnO2 + 4HCl से हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर एक ऑक्सीकरण पदार्थ है, उसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण पदार्थ है ना, वो तो यहाँ पर बनेगा, वो क्या बनेगा हमें इनके अकॉर्डिंग छांटना है। और 2H2O + Cl2 तो बन ही रहा है हमारे यहाँ पर, तो वो कौन सा बनेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। जल्दी से आप बताने की कोशिश करें, काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए सभी जल्दी जल्दी कोशिश करें। तो दोस्तों टाइमर हमारा ओवर हो चुका है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी कैसे हुआ हमारे यहाँ पर, देखिए आप जरा गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, HCl है हमारे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं Cl आ रहा है, H भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर Mn है, लेकिन यहाँ पर Mn नहीं है। तो इतना तो हमें अंदाजा हो गया कि जहाँ पर जो भी आएगा वो Mn की फॉर्मेशन में आएगा। तो या ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, एटम की बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग देखनी है यहाँ पे, यानी कि हमारा मतलब क्या हो गया, 4Cl है ना, तो यहाँ पे 2Cl हमारा यहाँ पर है। इस तरह से आपको सेट करके देखना है, बैलेंस करके देखना है। तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन आ जाएगा, MnO2 हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलेंगे आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, एक पदार्थ X का उपयोग सफेदी में किया जाता है और हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, X को पहचाने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से बताने की कोशिश करें सभी। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे टाइमर ओवर हो चुका है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है CaOCl2। ठीक है, और इसका रीजन भी यहाँ पे हमने शो कर रखा है, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे यहाँ पर, जब Ag को वायु के संपर्क में लाया जाता है तो उस पर काली परत चढ़ जाती है, जिसका क्या रीजन है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आप करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। वैसे आंसर हल्का सा शो हो गया, तो आप चीटिंग ना करें, अपने अकॉर्डिंग आंसर दें। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारी जब काली परत चढ़ जाती है तो वो क्या बनता है हमारे यहाँ पर, Ag2S, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ऑप्शन नंबर बी है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी है जल वाष्प का संघनन, ऑप्शन नंबर डी है मनुष्यों में श्वसन। तो इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें सभी जल्दी से, 15 सेकंड का टाइम है सभी पर, जल्दी जल्दी आंसर दें। सो गाइस ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोला है, जलीय पोटेशियम आयोडाइड और जलीय लेड नाइट्रेट के बीच दोहरे विस्थापन प्रतिक्रिया में लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है। गतिविधि करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। यानी लेड नाइट्रेट ना हो तो आप किसका यूज करोगे। तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, चाहे आपके आंसर गलत हैं सही है कोई इशू नहीं है, आप कोशिश करते रहें, करेक्ट आंसर तो हम आपको बताएंगे ही। तो गाइस हमारे यहाँ पे टाइमर ओवर हो चुका है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके पास लेड नाइट्रेट नहीं है तो लेड एसीटेट का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पानी में विद्युत प्रवाहित करने पर किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। पहला विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा संयोजन अभिक्रिया, तीसरा अपघटन अभिक्रिया और चौथा है दोहरा विस्थापन। तो करेक्ट आंसर बताएं आप जल्दी से, तुक्के ना लगाएं, आप अपने दिमाग पर जोर लगाएं, करेक्ट आंसर आपके दिमाग में ही छुपा हुआ है।
और साथ में जितनी भी आपके फ्रेंड ने इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे वो भी 101 MCQ सीख सकें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपघटन की प्रक्रिया उसमें होती है। ठीक है, इसका रीजन भी दे रखा है, जैसे कि हमारा 2H2O है, ये वाटर है, तो इसमें करंट जब दिया जाता है तो क्या हो गया हमारे यहाँ पर 2H2 गैस में बदल गया और O2 भी हमारा क्या हो गया, गैस में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित प्रतिक्रिया के लिए ऑक्सीकरण एजेंट का चयन करें। इनमें से ऑक्सीकरण एजेंट कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है, तो जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करें सभी। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे टाइमर ओवर हो गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं इसको, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसकी PDF को। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे यहाँ पर, वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। यानी कि जो आपने देखा होगा वसा हो गया या तेल युक्त भोजन हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे अक्सर वो बिकता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है जिससे क्या है वो खराब ना हो, तो जल्दी से बताएं। तो गाइस टाइमर ओवर हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंटीऑक्सीडेंट। ये होता क्या है, देखिए आपको हम सबको पता है कि जो भी हम कुछ भी खाने की चीज़ होती है वो कुछ टाइम बाद सड़ जाती है। क्यों सड़ जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की क्रिया हो जाती है और ऑक्सीजन की क्रिया होने से फंगस जनरेट कर जाता है, यानी उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े बनने लग जाते हैं ऑक्सीकरण की वजह से। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है ऑक्सीजन को आने नहीं देता है पास में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होगी, और जब अभिक्रिया नहीं होगी तो वो क्या है, पदार्थ खराब नहीं होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम यहाँ पर, अप्रिय गंध और स्वाद द्वारा चिन्हित खाद्य पदार्थों में वसा और तेलों के हवाई ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न स्थिति को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी कोशिश करें सभी। काफी इंपॉर्टेंट MCQ और बोर्ड में यही आएंगे, इस बात की हमारी फुल गारंटी है। ऑप्शन नंबर सी, उसे क्या बोलते हैं, खराबता बोलते हैं। जब हमारा यहाँ पर क्या हो गया, खराब हो जाएगी वो, जब गंद आएगी तो नॉर्मल बात है। ठीक है, क्योंकि जंग तो हम बोल नहीं सकते, जंग किस पे बनेगी, जंग तो लोगों पर लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 19, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस एक अपघटन प्रतिक्रिया है। पानी में इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या है। जल्दी से बताने की कोशिश करें सभी। मोल अनुपात पूछा गया है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा ये मोल अनुपात के बारे में। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, जब SO2 गैस को HS के संतृप्त विलयन से गुजारा जाता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, H2S में भी, ठीक है, गुजारा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से बताने की कोशिश करें। हाँ, H2S ही है, ऊपर कंफर्म है H2S है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी इनमें से, जल्दी से बताएं। दोस्तों टाइमर ओवर होने वाला है, जल्दी से कोशिश करें सभी। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी SO2 + 2 H2S से हमारा क्या बना, 2H2O + 3S। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, लोहे के बुरादे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बनने वाले उत्पादों के नाम बताइए। तो कौन कौन से होंगे हमारे यहाँ पर, जल्दी से बताएं। Fe क्या होता है, Fe लोहा पदार्थ होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बोला है Fe3 क्लोराइड और पानी, दूसरा है Fe2 क्लोराइड और पानी, तीसरा है Fe2 क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, चौथा है Fe3 क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। उम्मीद है आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, Fe2Fe। देखिए यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नीचे रिएक्शन भी दे रखी है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। 2Fe + 6HCl से हमारा क्या बना, 2FeCl2। यहाँ पे बैलेंस भी करके दिखा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोल रहा है, ये जो हमें ऊपर इक्वेशन दे रखी है ना, उपयुक्त प्रतिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ये क्या है, किसका उदाहरण है हमारे यहाँ पर।
संयोजन का है, दोहरा विस्थापन का है, अपघटन का है या विस्थापन का है, केवल विस्थापन। तो जल्दी से आप करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें सभी। सो गाइस हमारे यहाँ पे टाइमर ओवर हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर केवल एक बार ही शिफ्टिंग हुई, इसलिए क्या है विस्थापन अभिक्रिया। ये जो हमारे यहाँ पर Cl2 था ना, देखिए यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं, ये जो हमारा Cl2 है वो किधर शिफ्ट कर गया, Pv की तरफ शिफ्ट कर गया, तो इसलिए क्या है विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन जब यहाँ पर एक और एलिमेंट होता इस जगह पर और वो भी अगर शिफ्ट करता है इधर की तरफ, तो क्या होता, दोहरा विस्थापन होता। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, ऑप्शन नंबर डी है हीलियम या नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं आप सभी, जल्दी जल्दी कोशिश करें सभी। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हीलियम या नाइट्रोजन, क्योंकि हीलियम और नाइट्रोजन के केस में हमारे यहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, निम्नलिखित में से ये हीलियम और नाइट्रोजन ऐसी गैस हैं जिनका उपयोग भंडारण के लिए किया जा सकता है और इनको हम स्टोर कर सकते हैं। भंडारण का मतलब क्या होता है, स्टोर करना। ठीक है, तो और क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। एक तनु फेरस सल्फेट विलयन को अम्लीकृत पर मैग्नेट के विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे मिलाया गया है। घोल का हल्का बैंगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। अवलोकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्टीकरण सही है। यानी यहाँ पे कुछ रीजन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से आप इनको पढ़ें और बताने की कोशिश करें। टाइमर स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। जल्दी जल्दी सभी कोशिश करें। सो गाइस हमारा टाइमर ओवर हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है KMnO4 एक ऑक्सीकरण एजेंट है या FeSO4 का ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, किस तरह रिएक्शन बनती है, कौन ऑक्सीकरण है, कौन क्या है, वो हमने आपको ऑलरेडी नोट्स में समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर आई बटन में लिंक भी मिल जाएगी आपको पूरी प्लेलिस्ट की। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया तापमान पर शामिल अभिकारकों और उत्पादों की सही अवस्थाओं का संक्षिप्त रूप से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर तापमान की अवस्था दिखाई गई है, क्या कैसे बनेगा, तो कौन सा करेक्ट है वो हमें यहाँ पर ये बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई करें, आप गेम की तरह खेलें, कोई इशू नहीं है। अगर गलत होगा तो हम आपको करेक्ट बताएंगे, लेकिन इस गेम में आप अगर सही से पार्टिसिपेट कर लिया तो आपको बोर्ड में टॉप मारने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस टाइमर हमारे यहाँ पे ओवर हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको याद रखना है क्या है, हमारी गैस निकलती है और इधर की तरफ। ठीक है, अब चलेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवर को सैंड पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना ही है। ऑप्शन नंबर ए है रेवन की सतह को चमकदार बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी रेवन की सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी रेवन की सतह से मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी रेवन की सतह से नमी निकालने के लिए। तो इसका आपको करेक्ट आंसर देना है, क्योंकि हमारा जो पहला, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था वो इसी के अकॉर्डिंग था। तो दोस्तों टाइमर ओवर हो गया हमारे यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेवन की सतह से मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हटाने के लिए उसको रगड़ा जाता है। सो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे यहाँ पर। सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड समाधान के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया में बनने वाले सफेद अपक्षेप कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है बेरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी है गंधक। तो करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करें सभी। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है।
सो गाइस टाइमर हमारे यहाँ पर ओवर हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेरियम सल्फेट। यानी बेरियम सल्फेट एक ऐसा सफेद अपक्षेप है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के समाधान के बीच में बनता है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए धीमी गति से दहन करता है यानी कि जलता है। एक प्रकार की कौन सी प्रतिक्रिया है, ये अभिक्रिया कौन सी है? पहला ऑप्शन एंजोथर्मिक प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन एंडोथर्मिक प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन प्रतिवर्ती प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन शारीरिक प्रक्रिया। जल्दी से आंसर दें सभी। अगर आप अंत तक बने रहे तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं आपको टॉप मारने से सही में कोई नहीं रोक सकता। और आपको क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो हमारी प्लेलिस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो श्वसन लेने की जो प्रक्रिया है ना हमारी, जिससे हमारा ग्लूकोज दहन करता है धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर, उसे बोलते हैं एंजोथर्मिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे यहाँ पर। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में शामिल नहीं है, कौन कौन सी चीज शामिल नहीं है, इनको जल्दी से पढ़ें और जल्दी से आंसर दें। ये नहीं पूछ रहा कौन सी शामिल है, ये पूछ रहा कौन सी शामिल नहीं है। सो गाइस टाइमर हमारे यहाँ पर ओवर हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सी शामिल नहीं है? नए उत्पाद बनाने के लिए ऑन तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणुओं से बदलना, यानी कि स्टार्टिंग में जो तत्व थे उन परमाणुओं को दूसरे परमाणुओं के तत्व से बदलना यहाँ पर संभव नहीं है। जबकि हम क्या क्या कर सकते हैं? अभिकारकों की तुलना में पूरी तरह भिन्न गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण हो सकता है। यानी कि Na था और Cl था, तो क्या बन गया हमारा? NaCl बन गया। इसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग, इसकी अलग और इसकी अलग। पुराने रासायनिक बंधों का टूटना और नए रासायनिक बंधों का बनना, इनके अंदर जो बंध होंगे वो टूट के इसके नए बंध से मिले तो एक नया बंध बना। तो ये हो सकता है हमारे यहाँ पर नए उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों के परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था, परमाणु की पुनर्व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन चौथा वाला काम हमारे यहाँ पर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने। तो इसमें करेक्ट आंसर बताएं। निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में से एक में रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है, कौन सी नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन है मोमबत्ती के मोम को गर्म करने पर पिघलना, दूसरा ऑप्शन मोमबत्ती के मोम को गर्म करने पर जलना, तीसरा ऑप्शन हमारे पेट में भोजन का पचना, चौथा ऑप्शन केले का पकना। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। जल्दी जल्दी से भी कोशिश करें, आपकी कोशिश ही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोमबत्ती के मोम को गर्म करने पर पिघलना। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी पिघलता है तो नीचे जाती है वो फिर से मोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रिया है। जब गर्म करने पर वो पिघल जाता है और ठंडा होने पर पुनः उसी में आ जाता है, लेकिन मोम तो मोम ही रहता है, कुछ भी बदलता नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे किस के नियम से, यानी कि के नियम से स्टार्ट किया है। यहाँ पे एक तरह से आप समझ सकते हैं ब्लैंक है कि नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो गति का संरक्षण नियम है, वो संवेग का संरक्षण है, ऊर्जा का संरक्षण है, या संरक्षण का मास यानी मास का संरक्षण है। मास मतलब खाने वाला मास की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। मास का मतलब होता है जो वजन टाइप होता है ना, W=mg आपने सुना होगा। तो m फॉर वजन, वजन का वजन इसको बोलते हैं बेसिकली। तो ग्रेविटी के संग जब उसका एक्चुअल वजन जो होता है ना मास का, उसे हम वजन बोलते हैं। और यहाँ पर ये हमारा टोटल ग्रेविटी के संग मिल जाता है वो फुल वजन होता है हमारे यहाँ पर, जो जिसे हम वेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं। सो गाइस ऑप्शन नंबर डी, मास का संरक्षण, यानी कि ना तो हम उसके जो एटम होते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं। जितना वेट, यानी कि वेट का मतलब क्या होगा, जितना वजन उत्पाद बनने से पहले था, उत्पाद बनने के बाद भी उतना ही रहेगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे बोल रहा है भोजन को खराब होने से बचाने के लिए नीचे बताए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, सिवाय किस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो आपको पढ़ के बताना है जल्दी से। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 30 सेकेंड का टाइम देंगे, 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड का। जल्दी से बताएं।
जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। तो अब लास्ट टाइम बचा होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का क्या मतलब है हमारा में थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, यानी कि भोजन को साफ और ढके हुए बर्तनों में रखना। हम इसके भोजन को बचाने के लिए इसका यूज़ करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली सभी लोग क्या हैं, ढके हुए बर्तनों में खाने को रखते हैं। भोजन को हमेशा साफ हाथों से छूना, नॉर्मल बात है साफ हाथों से छूते हैं, लेकिन हम किनका यूज़ कर सकते हैं, भोजन को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत लंबे समय तक क्या होगा, आपका भोजन खराब नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब भी रेलवे स्टेशन वगैरह से हम कोई भी खाना लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो क्या है, एयर टाइट कंटेनर में बंद होता है। आपने सिल्वर पेपर का नाम सुना होगा, उसमें खाने को बंद करके रखते हैं जिससे ऑक्सीजन उसके अंदर ना पहुंचे और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ना हो। दूसरा ऑप्शन है भोजन को फ्रीज में रखना। अगर हम भोजन को फ्रीज में रखते हैं तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो ये तो मेन पॉइंट है। तो बाकी ये दोनों पॉइंट है ना, वो तो नॉर्मल पॉइंट है काफ़ी। तो इसका हम इस्तेमाल करें ना करें कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर हम भोजन को साफ हाथों से छू के रखेंगे और अपने हाथों पर ही रोटी या कुछ भी खाना रखेंगे हम यहाँ पर, तो वो एक टाइम के बाद तो ख़राब होगा ही होगा। इतनी बात फिक्स है, क्योंकि हमारे हाथों में ऑक्सीकरण रोकने की कोई क्षमता तो है नहीं है। या फिर अगर हम बात करें भोजन को साफ और ढके हुए बर्तनों में रखना, अगर हम बर्तन में रख भी देते हैं तो ऑक्सीजन तो वहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो इस वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पर खाने को हम नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे बोल रहा है, लोहे में जंग लगने पर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो निम्न का संयोजन है। पहला ऑप्शन कमी और साथ ही संयोजन प्रतिक्रियाएं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ऑक्सीकरण के साथ साथ संयोजन प्रतिक्रियाएं। तीसरा ऑप्शन कमी और साथ ही विस्थापन प्रक्रियाएं। चौथा ऑप्शन है ऑक्सीकरण के साथ साथ विस्थापन प्रतिक्रियाएं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करें। सभी के पास कितना टाइम है, 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कोशिश करें सभी। तो गाइस हमारे यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। पहला क्या है हमारे यहाँ पे, ऑक्सीकरण के साथ साथ संयोजन की अभिक्रियाएं, क्योंकि जब जंग लगती है तो ऑक्सीकरण होता है उसका और साथ में दोनों आपस में संयोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, जंग बनती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब फेरस सल्फेट को जोर से गर्म किया जाता है तो यह मुख्य उत्पाद के रूप में फेरिस ऑक्साइड बनने के लिए अपघटन से गुजरता है, जिसके साथ रंग में परिवर्तन होता है। तो कैसा परिवर्तन होता है, नीले से हरा, दूसरा ऑप्शन हरे से नीला, तीसरा ऑप्शन हरे से भूरा, चौथा ऑप्शन हरे से पीला। तो करेक्ट आंसर होता है, जल्दी से। दोस्तों टाइमर ओवर होने वाला है, जल्दी से बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरे से भूरा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे यहाँ पर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों के भंडारण में लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है जिससे वो खराब ना हो। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा नाइट्रोजन गैस, तीसरा ऑक्सीजन गैस और चौथा नियॉन गैस। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अभी आपको इसको बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताएं। जल्दी बताएं दोस्तों। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का अगर हम यूज करेंगे तो खाना जो है लंबे समय तक खराब नहीं होगा, चाहे वो तेल युक्त हो या वसा युक्त हो। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है, लोहे थड़ यानी कि नीचे की तरफ थड़ लगा है हमारे यहाँ पे, ऑक्साइड और धातु एक्स, कोई भी एक धातु है, हमें नहीं पता कौन सी धातु है, कोई धातु एक्स है, के बीच विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग रेल की पट्टियों को वेल्डिंग करने में किया जाता है। यहाँ एक्स कौन सा पदार्थ है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है तांबे के दाने, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम रिवन, तीसरा ऑप्शन है सोडियम के छर्रे होते हैं ना छोटे छोटे, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम की धूल। तो करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से।
तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम धूल का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? रेल की पट्टियां जो होती है ना, उसको वेल्डिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, जोड़ प्रतिक्रिया यानी जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है हमारी। चौथा ऑप्शन, अपघटन प्रतिक्रिया। करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से। तो दोस्तों टाइमर हमारे यहाँ पर ओवर हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे क्या बोला है? हवा के साथ मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया है, क्या है? एंजियोथर्मिक प्रतिक्रिया है, एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया है, प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया है या प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया है? करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से सभी। जल्दी बताएं दोस्तों, 2 सेकंड बचे हुए हैं केवल। तो दोस्तों टाइमर हमारे यहाँ पर ओवर हो गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंजियोथर्मिक प्रतिक्रिया है, जो हवा के साथ मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 39, पटाखों में कौन से केमिकल का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी, बेरियम क्लोराइड। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों, यानी कि कॉपर क्लोराइड को भी हम पटाखों में यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को भी हम पटाखों में यूज करते हैं और बेरियम क्लोराइड को भी हम पटाखों में यूज करते हैं। और इसी वजह से क्या है हमारे यहाँ पर, यह आएगा हमारे यहाँ पर तीनों। ठीक है, अब चलेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? जब एक मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो उससे बनने वाली राख होती है, कैसे कलर की होती है हमारी वहां पर? वो काली होती है, सफेद होती है, पीली होती है, गुलाबी होती है? करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से। जल्दी जल्दी सभी बताने की कोशिश करें। सो गाइस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो कैसी होती है? सफेद होती है। जब एक मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो वो जो राख होती है वो कैसी होती है? सफेद होती है। क्वेश्चन नंबर 41, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग है कैसा है? सफेद है, नीला है, ग्रे है या गुलाबी है? करेक्ट आंसर बताएं सभी जल्दी से। कोशिश करते रहे, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। सो गाइस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें हमसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि मैग्नीशियम को धीरे से गर्म किया जाता है तो यह बनता है, क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है? क्या बनता है? करेक्ट आंसर बताएं सभी जल्दी से। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 43, क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे यहाँ पर बोल रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी, CaO का सफेद अवक्षेप बनता है। ऑप्शन नंबर सी, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, चूने का पानी का रंग गायब हो जाता है। करेक्ट आंसर बताएं सभी जल्दी से। जल्दी कोशिश करें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी चूने का पानी दूधिया हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को शुष्क परख नली में अत्यंत गर्म किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टल तुरंत पिघल जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एक भूरा अवक्षेप छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी,
ट्यूब में सफेद धुएं दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एक पीला अवक्षेप छोड़ दिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करें सभी। तो गाइस हमारे यहाँ पे टाइमर ओवर हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक बुरा अवक्षेप छोड़ दिया जाता है जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को शुष्क परख नली में अत्यंत गर्म किया जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 45 में हमारे यहाँ पर ठोस मैग्नीशियम का रंग क्या होता है, गहरा भूरा, सिल्वर ग्रे, काला या सफेद चांदी। जल्दी से बताएं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ग्रे। ओके, ठोस मैग्नीशियम का रंग कैसा होता है, सिल्वर ग्रे। क्वेश्चन नंबर 46, समीकरणों पर विचार करें। कौन से समीकरण में विचार करना है आपको, ये जो समीकरण दे रखा है ना, इस पर आप विचार करें और विचार करके बताएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप होगा कैसा होगा, हरा रंग, नीला रंग, भूरा रंग या फिर सफेद रंग। जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें सभी। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सफेद रंग। ठीक है, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे बोल रहा है रासायनिक समीकरण लिखते समय राज्य चिन्हों का समावेश किया जाता है। राज्य नहीं, जिन सब चिन्हों का समावेश किया जाता है उसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक और उत्पादों के सही रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए संतुलित समीकरण को संतुलित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी, समीकरण संतुलित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, त्वरित संतुलित लाने के लिए उत्पादों और अभिकारकों के रासायनिक सूत्रों को बदल दिया गया है। करेक्ट आंसर कौन सा है इनमें से, जल्दी से बताएं कौन सा रीजन करेक्ट है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समीकरण संतुलित किया गया है और इसी वजह से हम क्या करते हैं, राज्य चिन्हों का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 48 है हमारे यहाँ पर, समीकरण पर विचार करें। ये जो समीकरण दे रखी है ना, इस पर आप विचार कीजिए और बताइए लेड सेकेंड हाइड्राइड का अवक्षेप होगा क्या होगा, हरे रंग का होगा, नीले रंग का होगा, भूरा रंग के होगा या सफेद रंग का होगा। जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सफेद रंग। ठीक है, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे यहाँ पर बोल रहा है समीकरण पर विचार करें। ये समीकरण दे रखी है ना, उस पर फिर से विचार करें और बताएं कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस का अवक्षेप होगा किस रंग का होगा। जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीले रंग का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिक्रिया पर विचार करें। और दोस्तों आपको हम बता दें, अगर आपको एक बार में ये याद नहीं हो पा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम वीडियो को फिर से स्टार्ट करें पूरा देखने के बाद, देन हमारे बताने से पहले आप करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। और ऐसा जब तक करें जब तक आप एक बार में करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे। अगर आपने कर लिया काम तो आपको ये पूरे MCQ इस तरह रट जाएंगे, उंगलियों पर याद हो जाएंगे हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रतिक्रिया पर विचार करें। Na+O2 से क्या बना हमारा Na2O। समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यक सोडियम का मोल क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। करेक्ट आंसर बताएं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलेंगे। अब 4 क्यों होगा वो भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर Na है +O2 है
और यहाँ पे क्या बना हमारा Na2O बना हमारे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो ऑक्सीजन की 2 हैं तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा उसको, तो बैलेंस करेंगे तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब 2 लगाते यहाँ पे क्या हो गया कि जो Na था ना, पहले वो क्या था 2 था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया 2 तो ऑलरेडी सफिक्स में लग रहा है और 2 तो 4 हो गए। तो हम यहाँ पे अगर 4 लगा देंगे तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या है, बैलेंस बन जाएगी। यानी क्या बनेगा 4Na + O2 से क्या बना 2Na2O, ठीक है। इस वजह से क्या है हमारे यहाँ पर 4 है। और कैसे बैलेंस करते हैं वो हमने आपको समझाया हुआ है, जब हमने आपको नोट सिखाए तो आप देख सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रतिक्रिया पर विचार करें। ये जो प्रतिक्रिया दे रखी है ना, इस पर आप विचार करें और पूछ रहा है इस प्रतिक्रिया में SO2 की स्थिति क्या है, तरल है, ठोस है, गैस है या तीनों ही हैं। तो आप जल्दी से बताने की कोशिश करें। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो SO2 होगा वो क्या होगी हमारे यहाँ पर, वो गैसीय स्थिति होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रतिक्रिया पर विचार करें। ये प्रतिक्रिया फिर से दे रखी है, इस पर विचार करिए आप और आप हमें बताइए कि समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यक O2 के मोल कितने होंगे। यानी कि हमें क्या करना है, बैलेंस ही करना है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया उसी टाइप से बैलेंस करना है। इसके लिए हम आपको 30 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। जल्दी से बताने की कोशिश करें, बैलेंस करना है ओनली, जो O2 के आगे आ जाए वही इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइस अब तो टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी से आप बताने की कोशिश करें। तो वैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5। कैसे आया 5? देखिए P4O10 तो है ही है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 4 लगा दिया, P तो बैलेंस हो गया, लेकिन O के तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 हैं, तो यहाँ पे हम 5 लगाएंगे तो 5 2 या 10, क्योंकि नीचे सफिक्स में होता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 5 2 या 10 यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। तो O2 के सामने क्या लगा, वो लगा 5, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर 5। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रतिक्रिया पर विचार करें। जो प्रतिक्रिया है उस पर विचार करनी है। समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे आपको बताना है। यहाँ पर Na2O2 है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना Na2O2 लगा हुआ है हमारे यहाँ पर, छूट गया है गलती से, मिसप्रिंट हो गया है। तो आप बताइए जल्दी से कितना मोल होंगे इसके, जल्दी से। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस टाइमर हमारा ओवर हो गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 क्यों होगा हमारे यहाँ पर, देखिए Na2, यानी यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, जबकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे O2 है ना हमारे यहाँ पर, तो ऑलरेडी बैलेंस है हमारे यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिक्रिया पर विचार करें। समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यक Al के मोल कितने होंगे ये आपको बताना है, जल्दी से कोशिश करें इसको। जल्दी से आप बैलेंस करके देखें अपनी कॉपी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4। ओके, अगर आपका करना नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, दी गई प्रतिक्रियाओं में से किस एक में रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, गैस सिलेंडर में दवा में ऑक्सीजन गैस का भंडारण। ऑप्शन नंबर बी, चीन के बर्तन। चीन के बर्तन का मतलब ये नहीं कि हम चाइना जाएं और वहां से बर्तन लेके आएं। एक चाइना डिश होती है जो कि केमिस्ट्री में यूज की जाती है, चाइना डिश इस तरह से होती है हमारे यहाँ पर, तो उसका यूज करना है हमें यहाँ पर। में खुले में पेट्रोल रखना। ऑप्शन नंबर सी, वायु का द्रवीकरण। ऑप्शन नंबर डी, उच्च तापमान पर हवा की उपस्थिति में तांबे को तार को गर्म करना। चाइना डिश एक हमारा क्या होता है केमिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, आपने देखा ही होगा प्रैक्टिकल लैब में। करेक्ट आंसर बताएं इसका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्च तापमान पर हवा की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना। ये क्या होगी, रासायनिक प्रतिक्रिया होगी।
क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए रासायनिक समीकरणों में से कौन सा क्षणिपत्र प्रतिक्रिया तापमान पर शामिल अभिकारकों और उत्पादों की सही स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? करेक्ट आंसर बताएं इनको देख के। इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ेगा। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। इसमें हमसे बोल रहा है वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयोजन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी डबल विस्थापन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी रेडॉक्स प्रतिक्रिया। करेक्ट आंसर क्या हो जल्दी से बताएं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डबल विस्थापन प्रतिक्रिया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। इसमें हमसे बोला है कुछ मिनट के लिए CuSO4 के घोल में लोहे की कील डुबोने पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे? ऑप्शन नंबर ए कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी विलयन का रंग फीका पड़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी लोहे की कील की सतह पर काली कोटिंग हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी विलयन का रंग बदलकर हरा हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से बताने की कोशिश करें। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विलयन का रंग बदलकर हरा हो जाता है जब कुछ मिनटों के लिए CuSO4 के घोल में लोहे की कील डुबोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 इसमें बोल रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जल वाष्प देने के लिए पानी का उबलना। पूछ रहा है भौतिक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी पानी देने के लिए बर्फ का पिघलना, ऑप्शन नंबर सी पानी में नमक का घोल, ऑप्शन नंबर डी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का दहन। करेक्ट आंसर बताएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का दहन, क्योंकि LPG एक गैस है और उसका दहन होता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO वगैरह वगैरह बहुत टाइप की गैसेस निकलती हैं जो कि क्या है केमिकल रिएक्शन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है एक तत्व X नम हवा के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है और एक नया यौगिक Y बनाता है। पदार्थ X और Y कौन से हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए X बराबर Fe, Y बराबर Fe2O3, ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पे दे रखे हैं आप देख सकते हैं। करेक्ट आंसर बताएं। सो गाइस द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी Fe और Y बराबर कितना है Fe2O3। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे यहाँ पर बोल रहा है पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ H2 गैस की प्रतिक्रिया एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? संयोजन प्रतिक्रिया, दूसरी रेडॉक्स प्रतिक्रिया, तीसरी एक्जोथर्मिक प्रक्रिया और चौथी है ये सभी प्रतिक्रियाएं। तो करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से बताएं। टाइमर ओवर होने वाला है, जल्दी से बताने की कोशिश करें सभी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संयोजन प्रतिक्रियाएं। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। इसमें बोला है बासीपन को रोका जा सकता है। किससे रोका जा सकता है? एंटीऑक्सीडेंट जोड़ना, दूसरा भोजन को प्रकाश से दूर रखना, तीसरा ऑप्शन भोजन को फ्रिज में रखना, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से बताने की कोशिश करें।
टाइमर ओवर होने वाला है दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंटीऑक्सीडेंट जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन वहां पर आएगी नहीं, और ऑक्सीजन नहीं आएगी तो खाना खराब नहीं होगा। प्रकाश से दूर रखना, क्योंकि प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है ऑक्सीकरण की, तो उसे दूर रख सकते हैं। यहाँ पर हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये क्या है, ये सभी हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, दिए गए में से किस में ऊष्मा ऊर्जा विकसित होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा पानी में NH4Cl का घुलना, तीसरा LPG का जलना, चौथा क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में AgBr का अपघटन। तो इसका करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या पूछ रहा था हमसे यहाँ पर कि किसमें ऊर्जा ऊष्मा विकसित होगी, तो वो क्या है, LPG का जलने से क्या होता है, ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 64, एक परखनली में दिए गए दानेदार जस्ता में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, निम्नलिखित अवलोकन दर्ज किए गए हैं, सही अवलोकन को इंगित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारे यहाँ पर धातु की सतह चमकदार हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिक्रिया मिश्रण दूधिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है तीखी महक वाली गैस की गंध दर्ज की जाती है, ऑप्शन नंबर डी है एक रंगहीन और गंधहीन गैस निकलती है। करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, एक रंगहीन और गंधहीन गैस निकलती है जब एक परख नली में लिए गए दानेदार जस्ता में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, तो इसमें बोला है प्रतिक्रिया पर विचार करें, तो आपको विचार करना है अच्छी तरह से और आपको बताना है कि 4NH3 + 5O2 से जो हमारा बना 4NO + 6H2O क्या है, वो विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है या तटस्थ स्थिरता अभिक्रिया है। ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए नीचे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या है बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइमर को, जल्दी से बताएं। तो गाइस टाइमर हमारे यहाँ पर ओवर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है और जो हमारा सी पॉइंट है वो क्या है, करेक्ट है। तो ये जो प्रतिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया भी है और रेडॉक्स प्रतिक्रिया भी है, अभिक्रिया भी है मतलब कि। क्वेश्चन नंबर 66, दी गई प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप सबसे पहले तो ये जो प्रतिक्रिया दे रखी है उसको बड़े आराम से देख लें अच्छे से। इसके बाद हमें यहाँ पे बताना है फर्स्ट पॉइंट, लौह धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरा पानी कम हो रहा है, तीसरा जल उपचायन के रूप में कार्य कर रहा है और चौथा पानी ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। तो करेक्ट आंसर बताएं। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है, ए बी और डी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि लौह धातु का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और पानी कम भी हो रहा है और पानी ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ पर त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया, दूसरा अम्ल का तनुकरण, तीसरा पानी का वाष्पीकरण और चौथा है कपूर का उच्च बनाने की क्रिया। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको इसको करेक्ट आंसर बताना ही चाहिए क्योंकि कुछ देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी, त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया और अम्ल का तनुकरण। और एक हद तक यहाँ पर जो कपूर का उच्च बनाने की क्रिया है ना वो भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन हमारे सिंगल थे
डी वाला था नहीं, तो इसमें हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अम्लीकृत परमैंगनीट विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे एक तनु फेरस सल्फेट विलयन मिलाया गया है। घोल का हल्का बैंगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। दिए गए समीकरण में से कौन सा प्रेक्षण के लिए सही व्याख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। सो 57 तो आपके बीत गए, 57 बचे, 50 सेकंड बचे, जल्दी से करें। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि KMnO4 एक ऑक्सीकरण एजेंट है। यह FeSO4 का ऑक्सीकरण करता है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 69। इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में लंबे समय तक संपर्क करने के कारण धूसर हो जाता है। इसका रीजन है सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से चांदी का बनना। ऑप्शन नंबर बी है हमारे यहाँ पर, यानी सेकंड पॉइंट है सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। थर्ड पॉइंट है सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन। और डी है सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीकरण। क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताएं नीचे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से चांदी का बनना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ऊष्मा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलकर इस घोल को बनाता है, जिसे चूने का पानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन चूने को बुझाने और बनने वाले विलयन के बारे में सही है? पहला ऑप्शन, यह एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया है। दूसरा ऑप्शन, यह ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। तीसरा ऑप्शन, परिणामी विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होगा। चौथा ऑप्शन, परिणामी घोल का पीएच मान 7 से कम होगा। एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, तो नीचे वाले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जल्दी से बताएं। तो गाइस, टाइमर हमारे यहाँ पर ओवर हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का क्या मतलब है हमारा, ये वाला बी। तो ए और सी हमारे करेक्ट होंगे कि यह एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया है। और दूसरा क्या होगा हमारे यहाँ पर, दूसरा होगा हमारे यहाँ पर कि एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये हमारा यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और सी वाला, परिणामी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। इसमें बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करने पर बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन शामिल प्रतिक्रिया प्रकार का सही प्रतिनिधित्व करता है? पहला, विस्थापन प्रतिक्रिया। दूसरा, वर्षा प्रतिक्रिया। तीसरा, संयोजन प्रतिक्रिया। चौथा, डबल विस्थापन प्रतिक्रिया। कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताएं नीचे वाले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो राइट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और डी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है और डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। इसमें बोला है, निम्नलिखित में से कौन एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया है? तो पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल का तरुणीकरण। दूसरा, शुष्क वर्ग का ऊर्ध्वपातन। तीसरा, जल वाष्प का संघनन। चौथा, जल का वाष्पन। तो एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताने हैं। तो जल्दी से बताने की कोशिश करें, 15 सेकंड का टाइम आपके पास है।
सो गाइस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी एंड डी हमारे करेक्ट होंगे। तो बी कौन सा है हमारे यहाँ पर देख लेते हैं। तो बी देखिए हमारे यहाँ पर बी ये वाला है, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे बोल रहा है जलीय पोटेशियम आयोडाइड और जलीय लेड नाइट्रेट के बीच दोहरे विस्थापन प्रतिक्रिया में लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है। गतिविधि करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका उपयोग किया जा सकता है। तो जल्दी से आपको बताना है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। तो गाइस करेक्ट आंसर है लेड एसीटेट, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, दी गई गैसों में से किसका उपयोग किसी तेल के ताजा नमूने को लंबे समय तक संग्रहित करने में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, ऑप्शन नंबर डी हीलियम या नाइट्रोजन। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हमारे यहाँ पे, गलती से बी लिख गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, हीलियम और नाइट्रोजन, क्योंकि हीलियम और नाइट्रोजन दो ऐसी गैसें हैं जो किसी तेल के ताजा नमूने को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, वसायुक्त खाद्य पदार्थ किसकी प्रतिक्रिया के कारण बासी हो जाती हैं। तो उसका आंसर बताएं जल्दी से। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन की उपलब्धता में वो क्या होती हैं, बासी हो जाती हैं। इसके बाद है ऑक्सीकरण की इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 76, संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा कौन सी सूचना नहीं दी जा सकती है। जल्दी से बताएं। सो गाइस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या कोई विशेष प्रतिक्रिया वास्तव में संभव है या नहीं है, ये हम किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण से पता नहीं लगा सकते हैं। जबकि क्या क्या पता लगा सकते हैं, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था हमें पता चल जाएंगी, किसी विशेष प्रतिक्रिया में शामिल सभी पदार्थों के प्रतीक और सूत्र हमें पता चल जाएंगे, अभिकारक और बनने वाले उत्पादों के परमाणुओं और अणुओं की संख्या भी हमें ज्ञात हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में संभव है या नहीं है, ये हमें नहीं पता चलेगा। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी से बताइए। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, PvSO4 किसका है, लेड सल्फेट का PvSO4। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78, रासायनिक रूप से जंग क्या है। करेक्ट आंसर बताइए। हाइड्रेटेड फेरस, दूसरा केवल फेरिक ऑक्साइड, तीसरा हाइड्रेटेड फेरिस ऑक्साइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस टाइमर हमारा यहाँ पर ओवर हो चुका है। तो रासायनिक रूप से जंग क्या है, इनमें से कोई नहीं है, ना तो हाइड्रेटेड फेरस है, ना केवल फेरिक ऑक्साइड है, और ना ही हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमसे यहाँ पर बोल रहा है CO2 और H2 गैसें दोनों क्या हैं, गैसें हैं, क्या है। ऑप्शन नंबर ए हवा से भारी, ऑप्शन नंबर बी रंगहीन, ऑप्शन नंबर सी प्रकृति में अम्लीय, ऑप्शन नंबर डी पानी में घुलनशील। तो करेक्ट आंसर बताइए इसका। सो गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रंगहीन, इनका कोई रंग नहीं होता। किसका, CO2 का और H2 का, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई गैसों में से किसका उपयोग किसी
तेल के ताजा नमूने को लंबे समय तक संग्रहित करने में किया जा सकता है? इसका आंसर बताएं जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आया था। सो गाइस का करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, लेड सेकेंड नाइट्रेट के अपघटन से लेड सेकेंड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देने के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गुणांक संतुलित समीकरण में है, क्या है? जल्दी से बताइए। तो गाइस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। इसमें हमसे बोला है हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यह सफेद ठोस है, ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स प्रतिक्रिया से गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी सूरज की रोशनी से कार्रवाई से बचने के लिए यानी सूरज की रोशनी उसे रिएक्ट ना कर जाए इसलिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। सो गाइस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सूरज की रोशनी से कार्रवाई से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 83, चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक खुले में रखने पर डैश बनने के कारण काली हो जाती हैं। इन चारों में से क्या बनने के कारण वो काली हो जाती हैं? आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी Ag2S। ठीक है। इसका एक क्वेश्चन नंबर 84, आप इनको लिख भी सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को शुष्क प्रणाली में अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या होता है हमारे यहाँ पर? क्रिस्टल तुरंत पिघल जाता है, ऑप्शन नंबर बी एक भूरा अवशेष छोड़ दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ट्यूब सफेद धुएं दिखाई देने लगता है, ऑप्शन नंबर डी एक पीला अवशेष छोड़ दिया जाता है। जल्दी जल्दी आंसर दें सभी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक भूरा अवक्षेप छोड़ दिया जाता है यानी कि भूरा अवक्षेप वहां पर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर दिए गए उत्पादों में से कौन सा बनता है? ऑप्शन नंबर ए बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन गैस। करेक्ट आंसर बताइए। तो गाइस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बुझा हुआ चूना। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। इसमें हमसे बोला है क्विकलाइम का दूसरा नाम क्या है? तो क्विकलाइम का ऑप्शन नंबर ए दूसरा नाम क्या हो सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सोडियम ऑक्साइड हो सकता है। करेक्ट आंसर बताइए। तो गाइस करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी जो क्विकलाइम होता है उसका करेक्ट दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, 15 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो बुझा हुआ चूना है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है। इसमें हमसे बोल रहा है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। जल्दी से बताइए, 15 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, PbSO4। इसके बाद है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89, संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा कौन सी सूचना नहीं दी जा सकती, यानी कौन सी सूचना हमें नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, किसी विशेष प्रतिक्रिया में शामिल सभी पदार्थों के प्रतीक व सूत्र। ऑप्शन नंबर सी, अभिकारकों और बनने वाले उत्पादों के परमाणुओं और अणुओं की संख्या। ऑप्शन नंबर डी, क्या कोई विशेष प्रतिक्रिया संभव है या नहीं है, ये हमें पता नहीं चल सकता। तो करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ऊपर के तीनों हैं ए और बी और सी, वो हमें पता चल जाती हैं, लेकिन क्या कोई विशेष प्रतिक्रिया सही में संभव है या नहीं है, ये हमें नहीं पता चलता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा यहाँ पर, रासायनिक रूप से जंग है। क्या है जंग? हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड, केवल फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएं आप जल्दी से। इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने इसका आंसर ऑलरेडी पहले बता दिया है, क्योंकि हम रिपीटेड क्वेश्चन इसमें हमने इसलिए ऐड किए हैं जिससे हमें पता चल जाए कि आप कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सीखने के बाद भी आपको याद है कि नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए, और हम इसका आंसर आपके लिए छोड़ रहे हैं। आपको हम कमेंट में ही रिप्लाई करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। इसके बाद है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91, CO2 और H2O दोनों गैसेस हैं। कैसी गैसेस हैं, जल्दी से बताइए। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रंगहीन। इन दोनों का क्या नहीं होता, रंग नहीं होता। क्या आप करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किसी भी तेल के ताजा नमूने को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जल्दी से आपको बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन या हीलियम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93, इसमें हमसे बोल रहा है पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस अपघटन H2 और O2 का रेशियो में अनुपात क्या होता है। जल्दी से बताइए। तो गाइस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2:1 बाई वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, आयतन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारे यहाँ पर, लेड सेकेंड नाइट्रेट के अपघटन में लेड सेकेंड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देने के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गुणांक संतुलित समीकरण में है। करेक्ट आंसर बताइए इसका। और इसका आंसर हम आपको यहाँ पे शो नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन चल रहे हैं अब हमारे यहाँ पर, आपको ये चेक करने के लिए कि आप कितने आंसर करेक्ट दे पा रहे हैं। कमेंट में हम आपको रिप्लाई करेंगे आपका करेक्ट होगा तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 95, वसायुक्त खाद्य पदार्थ किसकी प्रक्रिया के कारण बासी हो जाते हैं। ऑक्सीकरण, संक्षारण, कमी या हाइड्रोजनीकरण। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण की वजह से क्या होते हैं, बासी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, एक सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, क्यों रखते हैं। जल्दी से आंसर बताइए। इसके आंसर तो आपको 2 से 3 सेकंड में दे देने चाहिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन चल रहे हैं आपके टेस्ट के लिए।
करेक्ट आंसर है सूर्य के प्रकाश से कार्यवाही से बचने के लिए, यानी सूर्य का प्रकाश कंडक्ट करेगा तो कुछ और बन जाएगा, तो इसलिए उससे बचने के लिए। सब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। इसमें बोला है कुछ दिनों तक खुले में रखने पर चांदी की वस्तु का रंग काला हो जाता है, क्यों हो जाता है? नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसका आंसर अगर आपका सही होगा तो हम कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को शुष्क प्रणाली में अत्यंत गर्म किया जाता है तो क्या होता है? इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है और अगर करेक्ट होगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रणाली में दिए गए दानेदार जस्ता के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, निम्नलिखित का अवलोकन करिए और क्या इंगित किया गया इस चीज से, जल्दी से इसका आंसर बताइए। और इसका आंसर भी हम क्या है कमेंट में देंगे। अगर आपका आंसर क्या होगा करेक्ट होगा तो कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे। इसके बाद है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। जब कार्बन डाइऑक्साइड के चूने को पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, क्या बनता है? ये आपको भी आंसर क्या करना है कमेंट में बताना है। अगर आपका करेक्ट होगा तो हम कमेंट में रिप्लाई आपको करेंगे। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन। जब मैग्नीशियम रेवन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाली राख होती है कैसे रंग की होती है? काली, सफेद, पीली, ये गुलाबी? ये भी आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइस इसी के साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 MCQ पूरी तरह कंप्लीट होते हैं, जिसको आपको करने के बाद एग्जाम में टॉप मारने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको सही से याद नहीं हुए हो या कम याद हुए हो तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी भी बार आप देखेंगे उतने आपके लिए नॉलेजफुल होने वाली है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की सीरीज भी आपके लिए लेके आएंगे, चैप्टर 2nd, 3rd, 4th। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।